हाय एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं 11th क्लास के एनसीईआरटी की बुक ज्योग्राफी का लेसन नंबर 5 प्राकृतिक वनस्पति। तो प्राकृतिक वनस्पति क्या होती है? क्या आप कभी पिकनिक के लिए जंगल गए हैं? अगर आप शहर में रहते हैं तो उससे ही पार्क गए होंगे, और अगर गांव में रहते हैं तो आम अमरूद या नारियल के बीच में गए होंगे। आप प्राकृतिक और मानव रोपित वनस्पति में कैसे अंतर करते हैं? जो पौधों जंगल में प्राकृतिक परिस्थितियों में फलता फूलता है, वही पेड़ आपके बगीचे में मानव देख रेख में उगाया जा सकता है। प्राकृतिक वनस्पति से अभिप्राय उस पौधों समुदाय से है जो लंबे समय तक बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के उगता है, और इसकी विभिन्न प्रजातियां वहां पाई जाने वाली मिट्टी और जलवायु परिस्थितियों में यथासंभव स्वयं को ढाल लेती हैं। भारत में विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है। हिमालय पर्वतों पर शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पति उगती है। पश्चिमी घाट तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। डेल्टा क्षेत्र में उष्णकटिबंध वन व मैंग्रोव तथा राजस्थान के मरुस्थलीय अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की झाड़ियां, कैक्टस और कांटेदार वनस्पति पाई जाती है। मिट्टी और जलवायु में विभिन्नता के कारण भारत में वनस्पति में क्षेत्रीय विभिन्नता पाई जाती है। प्रमुख वनस्पति प्रकार जलवायु परिस्थिति के आधार पर भारतीय वनों को निम्न प्रकार से बांटा जा सकता है। ये वनों के प्रकार हैं। तो फर्स्ट है उष्णकटिबंधीय सदाबहार एवं अर्ध सदाबहार वन। सेकंड है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। थर्ड है उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन। फोर्थ है पर्वतीय वन। फिफ्थ है वेलांचली वन उपवन। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, अर्ध सदाबहार वन। ये वन पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढाल पर उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। ये उन उष्ण आर्द्र प्रदेशों में पाए जाते हैं जहाँ वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है और औसत वार्षिक वर्षा तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है। उष्णकटिबंधीय वन संघन और परतों वाले होते हैं, जहाँ भूमि के नजदीक झाड़ियां और बेलें होती हैं। इनके ऊपरी छोटे कद वाले पेड़ और सबसे ऊपर लंबे पेड़ होते हैं। इन वनों में वृक्षों की लंबाई 60 मीटर या उससे भी अधिक हो सकती है। चूंकि इन पेड़ों के पत्ते झड़ने, फूल आने और फल लगने का समय अलग अलग है, इसलिए ये वर्ष भर हरे भरे दिखाई देते हैं। इसमें पाई जाने वाले मुख्य वृक्ष प्रजातियां रोजवुड, महोगनी, एनी और एमिन है। तो कौन कौन से हैं जो इनके वृक्ष हैं? ये जो अर्ध शुष्क हैं वे रोजवुड, महोगनी, एनी और एम्बनी हैं। अर्ध सदाबहार वन इन्हीं क्षेत्रों में अपेक्षाकृत कम वर्षा वाले भागों में पाए जाते हैं। ये वन सदाबहार और आर्द्र पर्णपाती वनों के मिश्रित रूप हैं। इनमें मुख्य वृक्ष प्रजातियां साइडर, ओलेक और केल हैं। अंग्रेज भारत में वनों की आर्थिक महत्ता को समझते थे और इसलिए उन्होंने इनका बड़े पैमाने पर दोहन करना शुरू कर दिया। इससे वनों की संरचना भी बदलती चली गई। गढ़वाल और कुमायूं में पाई जाने वाली ओक के स्थान पर चीड़ के पेड़ उगाए गए, जो रेल पटरी बिछाने के लिए आवश्यक थे। चाय, कॉफी और रबड़ के बागान लगाने के लिए भी वनों को साफ किया गया। लकड़ी उष्मा रोधक होती है, इसलिए अंग्रेजों ने इसका प्रयोग इमारत निर्माण में भी भरपूर मात्रा में किया। इस तरह से संरक्षण को भूलकर वनों का व्यापारिक इस्तेमाल शुरू हो गया। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन भारतवर्ष में ये वन बहुतायत में पाए जाते हैं। इन्हें मानसून वन भी कहा जाता है। ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ वार्षिक वर्षा 70 से 200 सेंटीमीटर होती है। जलउपदा के आधार पर इन वनों को आर्द्र और शुष्क पर्णपाती वनों में विभाजित किया जाता है। आर्द्र पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ वर्षा 100 से
200 सेंटीमीटर होती है। ये वन उत्तर पूर्वी राज्यों और हिमालय के गिरिपथ, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढालों और उड़ीसा में उगते हैं। सालवान सालवान साल, शीशम, ये उर्रा, महुआ, आंवला, समेल, कुसुम और चंदन आदि प्रजातियों के वृक्ष इन वनों में पाए जाते हैं। शुष्क पर्णपाती वन देश के उन विस्तृत भागों में मिलते हैं जहाँ वर्षा 70 से 100 सेंटीमीटर होती है। आर्द्र क्षेत्रों की ओर ये वन आर्द्र पर्णपाती और शुष्क क्षेत्रों की ओर कांटेदार वनों में मिल जाते हैं। ये वन प्रायद्वीप में अधिक वर्षा वाले भागों और उत्तर प्रदेश व बिहार के मैदानी भागों में पाए जाते हैं। अधिक वर्षा वाले प्रायद्वीपीय पठारों और उत्तर भारत के मैदानों में ये वन पार्क नुमा वो दृश्य बनाते हैं जहाँ सालवान और अन्य पेड़ों के बीच हरी भरी घास होती है। शुष्क ऋतु शुरू होते ही इन पेड़ों के पत्ते झड़ जाते हैं और घास के मैदान में नंगन पेड़ खड़े हो जाते हैं रह जाते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले मुख्य पेड़ों में तेंदु, पलाश, अमलतास, बेल, खेर और अक्सर वुड इत्यादि हैं। राजस्थान के पश्चिमी और दक्षिणी भागों में कम वर्षा और अत्यधिक पशुचारण के कारण प्राकृतिक वनस्पति बहुत विरल है। उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन उन भागों में पाए जाते हैं जहाँ वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है। इन वनों में कई प्रकार के घास और झाड़ियाँ शामिल हैं। इसमें दक्षिण पश्चिमी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के अर्ध शुष्क क्षेत्र शामिल हैं। इन पेड़ों में पौधे लगभग पूर्ण वर्ष पर्ण रहित रहते हैं और झाड़ियों जैसे लगते हैं। इनमें पाई जाने वाली मुख्य प्रजातियां बबूल, बेर, खजूर, खेर, नीम, खेजड़ी और पलाश इत्यादि हैं। इन वृक्षों के नीचे लगभग 2 मीटर लंबी गुच्छ घास उगती है। पर्वतीय क्षेत्रों में ऊंचाई के साथ तापमान घटने के साथ साथ प्राकृतिक वनस्पति में भी बदलाव आता है। इन वनों को 2 भागों में बांटा जा सकता है, उत्तरी पर्वतीय वन और दक्षिणी पर्वतीय वन। ऊंचाई बढ़ने के साथ हिमालय पर्वत श्रृंखला में उष्णकटिबंधीय वनों में से टुंड्रा में पाई जाने वाली प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है। हिमालय के गिरिपथ पर्णपाती वन पाए जाते हैं और इसके बाद 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर आदर्श शीतोष्णकटिबंधीय प्रकार के वन पाए जाते हैं। उत्तर पूर्वी भारत की उच्चतर पहाड़ी श्रृंखलाओं और पश्चिमी बंगाल और उत्तरांचल के पहाड़ी इलाकों में चौड़े पत्तों वाले ओक और चेस्टनट जैसे सदाबहार वन पाए जाते हैं और इस क्षेत्र में 1500 से 1750 मीटर की ऊंचाई पर व्यापारिक महत्व वाले चीड़ के वन पाए जाते हैं। हिमालय के पश्चिमी भाग में बहुमूल्य वृक्ष प्रजाति देवदार के वन पाए जाते हैं। देवदार की लकड़ी अधिक मजबूत होती है और निर्माण कार्य में प्रयुक्त होती है। इसी तरह से चिनार और बालन, जिसकी लकड़ी कश्मीरी हस्तशिल्प के लिए इस्तेमाल होती है, पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। पेल्यूपाइन और सेप्रूस 2225 से 3048 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। इस ऊंचाई पर कई स्थानों पर शीतोष्णकटिबंधीय घास भी उगती है। इससे अधिक ऊंचाई पर एल्पाइन वन और चारागाह पाए जाते हैं। 3000 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर सिल्वर फर, जूनिपर, पाइन, बर्च और रोडोडेंड्रॉन आदि वृक्ष मिलते हैं। ऋतु प्रवास करने वाले समुदाय जैसे गुज्जर, बकरवाल, गड्डी, बुटिया इन जगहों का पशुचारण के लिए भरपूर उपयोग करते हैं। शुष्क उत्तरी ढालों की तुलना में अधिक वर्षा वाले हिमालय की दक्षिणी ढालों पर अधिक वनस्पति पाई जाती है। अधिक ऊंचाई वाले भागों में टुंड्रा वनस्पति जैसे मोस व लाइकन आदि पाई जाती है। दक्षिणी पर्वतीय वन मुख्यतः प्रायद्वीप के 3 भागों में मिलते हैं, पश्चिमी घाट, विंध्याचल और नीलगिरी पर्वत श्रृंखलाएं। चूंकि ये श्रृंखलाएं उष्णकटिबंध में पड़ती हैं और इनकी समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 1500 मीटर है, इसलिए यहाँ ऊंचाई वाले क्षेत्र में शीतोष्णकटिबंधीय और निचले क्षेत्रों में उपोष्णकटिबंधीय प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है। केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक प्रांतों में पश्चिमी घाट में इस तरह की वनस्पति विशेषकर पाई जाती है। नीलगिरी, अन्नामलाई और पालनी पहाड़ियों पर पाए जाने वाले शीतोष्णकटिबंधीय वनों को सोलास के नाम से जाना जाता है। इन वनों में पाए जाने वाले वृक्ष मैग्नोलिया और
लेरल, सिनकोना और पेटल का आर्थिक महत्व है। ये वन सतपुड़ा और मैकाल श्रेणियों में पाए जाते हैं। वेलांचली व अनूप वन भारत में विभिन्न प्रकार के आर्द्र व अनूप आवास पाए जाते हैं। इसके 70% भाग पर चावल की खेती की जाती है। भारत में लगभग 39 लाख हेक्टेयर भूमि आर्द्र है। ओडिशा में चिल्का और भरतपुर में केवलादेव राष्ट्रीय पार्क अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्र भूमियों के अधिवेशन रामसर अधिवेशन के अंतर्गत रक्षित जल कुक्कुट आवास है। अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों के बीच एक समझौता है। हमारे देश की आर्द्र भूमि को 8 वर्गों में रखा गया है, जो इस प्रकार: दक्षिण में दक्कन के पठार, दक्कन के पठारों जलाशय, दक्षिण पश्चिमी तटीय क्षेत्र की लगून व अन्य आर्द्र भूमि, राजस्थान, गुजरात और कच्छ की खारी जल वाली भूमि, गुजरात राजस्थान से पूर्व केवलादेव राष्ट्रीय पार्क और मध्य प्रदेश की ताजा जल वाली झील व जलाशय, भारत के पूर्वी तट पर डेल्टाई आर्द्र भूमि व लगून, चिल्का झील आदि। गंगा के नंबर 5 गंगा के मैदान में ताजा जल वाले कच्छ क्षेत्र। नंबर 6 ब्रह्मपुत्र घाटी के मेवाड़ के मैदान वाले उत्तर पूर्वी भारत और हिमालय गिरिपथ के कच्छ एवं अनूप क्षेत्र। नंबर 7 कश्मीर और लद्दाख की पर्वतीय झीलें और नदियां। नंबर 8 अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के द्वीप समूहों के मैंग्रोव वन और दूसरे आर्द्र क्षेत्र। मैंग्रोव लवण कच्छ ज्वारीय संकरी खाड़ी पंख मैदानों और ज्वार नंदमुख के तटीय क्षेत्रों पर उगते हैं। इसमें बहुत से लवण से न प्रभावित होने वाले पेड़ पौधे हैं। बंदे जल व ज्वारीय प्रवाह की संकरी खाड़ियों से आड़े तिरछे ये वन विभिन्न किस्म के पक्षियों को आश्रय प्रदान करते हैं। भारत में मैंग्रोव वन 6,740 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले, जो विश्व के मैंग्रोव क्षेत्र का 7% है। ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह व पश्चिमी बंगाल के सुंदरबन डेल्टा में अत्यधिक विकसित हैं। इसके अलावा ये महानदी, गोदावरी और कृष्णा नदी के डेल्टाई भागों में पाए जाते हैं। इन वनों में बढ़ते अतिक्रमण के कारण इनका संरक्षण आवश्यक हो गया है। वन और जीवन है। असंख्य जनजातीय लोगों के लिए वन एक आवास, रोजी रोटी का और अस्तित्व है। ये उन्हें भोजन, फल, खाने लायक वनस्पति, शहद, पौष्टिक जड़ें और शिकार के लिए वन्य जानवर प्रदान करते हैं। ये उन्हें घर बनाने का सामान और कलाकारी की वस्तुएं देते हैं। जनजातीय समूहों के लिए वनों की महत्ता सभी जानते हैं, क्योंकि ये उनके जीवन और आर्थिक क्रियाओं के आधार हैं। वनों और जनजातीय समुदाय में घनिष्ठ संबंध और इनमें से एक का विकास दूसरे के बिना असंभव। वनों के विषय में इनके प्राचीन व्यवहारिक ज्ञान को वन विकास में प्रयोग किया जा सकता है। जनजातियों को वनों से गौण उत्पाद संग्रहण करने वाले न समझकर उन्हें वन संरक्षण में भागीदार बनाया जाना चाहिए। वन संरक्षण वनों का जीवन और पर्यावरण के साथ जटिल संबंध है। वन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हमें बहुत आर्थिक व सामाजिक लाभ पहुंचाते हैं। वनों के संरक्षण की मानवीय विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका फलस्वरूप भारत सरकार ने पूरे देश के लिए वन संरक्षण नीति 1952 में लागू की थी, जिसे 1988 में संशोधित किया गया। इस नई वन नीति के अनुसार सरकार तत्पोषणीय वन प्रबंध पर बल देगी, जिससे एक और वन संसाधनों का संरक्षण व विकास किया जाएगा और दूसरी तरफ स्थानीय लोगों की आवश्यकताओं को पूरा किया जाएगा। इस वन नीति के निम्नलिखित उद्देश्य हैं: देश में 33% भाग पर वन लगाना, और जो वर्तमान राष्ट्रीय स्तर से 6% अधिक है। नंबर 2 पर्यावरण संतुलन बनाए रखना तथा पारिस्थितिक संतुलित क्षेत्रों में वन लगाना। नंबर 3 देश की प्राकृतिक धरोहर, जैव विविधता तथा आनुवंशिक फूल का संरक्षण। नंबर 4 मृदा अपरदन और मरुस्थलीकरण रोकना और बाढ़ व सूखा नियंत्रण। नंबर 5 निम्नलिखित भूमि पर सामाजिक वानिकी एवं वन रोपण द्वारा वन आवरण का विस्तार। नंबर 6 वनों की उत्पादकता बढ़ाकर वनों पर निर्भर ग्रामीण जनजातियों को इमारती लकड़ी, ईंधन, चारा और भोजन उपलब्ध कराना।
भोजन उपलब्ध करवाना और लकड़ी के स्थान पर अन्य वस्तुओं को प्रयोग में लाना। नंबर 7 है पेड़ लगाने को बढ़ावा देने के लिए पेड़ों की कटाई रोकने के लिए जन आंदोलन चलाना जिसमें महिलाएं भी शामिल ताकि वनों पर दबाव कम हो। इस वन संरक्षण नीति के अंतर्गत निम्न कदम उठाए गए हैं। सामाजिक वानिकी का अर्थ है पर्यावरणीय सामाजिक व ग्रामीण विकास में मदद के उद्देश्यों से वनों का प्रबंध और सुरक्षा तथा उत्सर भूमि पर वन रोपण। राष्ट्रीय कृषि आयोग 1976-79 ने सामाजिक वानिकी को 3 वर्गों में बांटा है, शहरी वानिकी, ग्रामीण वानिकी और फार्म वानिकी। शहरों और उनके इर्द गिर्द निजी व सार्वजनिक भूमि जैसे हरित पट्टी, पार्क, सड़कों के साथ जगह, औद्योगिक व व्यापारिक स्थलों पर वृक्ष लगाना और उनका प्रबंध शहरी वानिकी के अंतर्गत आता है। ग्रामीण वानिकी में कृषि वानिकी और सामुदायिक कृषि वानिकी को बढ़ावा दिया जाता है। कृषि वानिकी का अर्थ है कृषि योग्य तथा बंजर भूमि पर पेड़ और फसलें एक साथ लगाना। इसका अभिप्राय वानिकी और खेती एक साथ करना जिससे खाद्यान्न, चारा, ईंधन, इमारती लकड़ी और फलों का उत्पन्न एक साथ किया जा सके। समुदाय वानिकी में सार्वजनिक भूमि जैसे गांव, चरगाह, बंजर भूमि, सड़कों के दोनों ओर किनारे, नहर किनारे, रेल पट्टी के साथ पटरी और विद्यालय में पेड़ लगाना शामिल है। इसका उद्देश्य पूरे समुदाय को लाभ पहुंचाना। इस योजना का एक उद्देश्य भूमिहीन लोगों को वानिकीकरण से जोड़ना और इससे उन्हें वे लाभ पहुंचाना जो केवल भूमि स्वामियों को ही प्राप्त होते हैं। फार्म वानिकी के अंतर्गत किसान अपने खेतों में व्यापारिक महत्व वाले या दूसरे पेड़ लगाते हैं। वन विभाग इसके लिए छोटे और मध्यम किसानों को निःशुल्क पौधे उपलब्ध कराते हैं। इस योजना के तहत कई तरह की भूमि जैसे खेतों की मेंढे, चरगाह, घासदल, घर के पास पड़ी खाली जमीन और पशुओं के बाड़े में भी पेड़ लगाए जाते हैं। वन्य प्राणी अपने चिड़ियाघर में पिंजरों में जंतु और पक्षी दोनों देखे होंगे। भारत में वन्य प्राणी एक महान प्राकृतिक धरोहर है। ये अनुमान लगाया गया है कि विश्व के ज्ञात पौधों और प्राणियों की किस्मों में से 4 से 5% किस्में भारत में पाई जाती हैं। हमारे देश में इतने बड़े पैमाने पर जैव विविधता पाई जाने का कारण यहाँ पर पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की पारिस्थितिक तंत्र है जिन्हें हमने युगों से संरक्षित रखा है। समय के साथ पारिस्थितिक तंत्रों के आवास मानव क्रियाओं द्वारा प्रभावित हुए हैं। परिणाम स्वरूप जैव प्रजातियों की संख्या काफी कम हो गई है। कुछ जैव प्रजातियां जो लुप्त होने के कगार पर है। वन्य प्राणियों की संख्या कम होने के मुख्य कारण इस प्रकार। नंबर फर्स्ट, औद्योगिकी और तकनीकी विकास के कारण वनों के दोहन की गति तेज हुई है। खेती, मानवीय बस्ती, सड़कें, खदानों, जलाशयों इत्यादि के लिए जमीन से वनों को साफ किया जा रहा है।